अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। हम कल्चर के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमारे आज जो टॉपिक है वो कुछ कल्चर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं, जो कल्चर से रिलेटेड हैं, कल्चर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको पता हो, जब भी ये टर्म आपके सामने यूज़ हो तो आपको पता हो कि भाई ये किस किस्म के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये टॉपिक है, या ये जो वर्ल्ड है इससे क्या मतलब है इसका। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हम बारी बारी इनको समझते हैं, ठीक है, कि ये क्या है और कल्चर को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास पहला है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म जो टर्म है वो विलियम ग्राहम ने इंट्रोड्यूस की है। इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट व्यू ऑफ थिंग्स इन विच वंस ओन ग्रुप इज़ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल अदर्स आर स्केल्ड एंड रेटेड विद रेफरेंस टू इट। ठीक है। इथनो का मतलब है नेशन, सेंटर का मतलब है सेंटर, यानी नेशन सेंटर होना। इथनोसेंट्रिज्म सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि आपको अपना कल्चर सुपीरियर लगे और बाकी कल्चर्स आपको इन्फीरियर लगें। आपको लगे कि आपका कल्चर बेहतर है और बाकी कल्चर्स में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं और वो आपके कल्चर के साथ compete नहीं करता, या वो आपके कल्चर के मुताबिक रॉन्ग कल्चर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? एथनोसेंट्रिज्म। यानी आपके रिलेटेड में जो आपके कल्चर है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको जस्टिफाइड लगती हैं। आपको लगता है कि हमारा जो उठना बैठना रहन सहन का तरीका है, या हमारे जो ज़बान है, या जो हमारे रस्म रवाज हैं वो ठीक हैं और दूसरे कल्चर के ठीक नहीं हैं, और आप बाकी कल्चर को अपने कल्चर के साथ स्केल दे कर रहे हो, मतलब रेटिंग दे रहे हो, आप उसको कंपैरिजन ला रहे हो दूसरे कल्चर को अपने कल्चर के साथ। तो इसको कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म के हमारे पास कुछ इम्पैक्ट्स आते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आता है कि आपके अंदर सॉलिडारिटी आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आपको लगे कि आप सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप परफेक्ट लग रहे हैं, आपने जो पहना है वो आपके साथ अच्छा लग रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो रिप्रेजेंटेबल है, तो आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ हो आप उस पर कहते हैं ना, तीर की तरह जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जब आप अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि जो इस कल्चर के जो सा ग्रुप फॉलो कर रहा होगा वो ग्रुप कॉन्फिडेंट होगा। इसी तरह इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपके अंदर एरोगेंसी आ जाएगी, आप गुरूर तकब्बर में आ जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही बेहतर हो, बाकी बेहतर नहीं हैं। इसी तरीके से दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि आप नए पीस ऑफ नॉलेज को मतलब आप कहते हैं ना, अडॉप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी कल्चर में कोई बेहतर चीज़ है, आपको चाहिए कि वो आप अडॉप्ट करो, तो आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि आप तो अपने ही कल्चर के को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे हो, आपको लगता ही नहीं कि किसी और कल्चर में कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप जो है नई चीज़ें सीखने से भी पीछे रह जाओगे। तो ये है हमारा इन शॉर्ट एथनोसेंट्रिज्म, कि आपको अपना कल्चर सुपीरियर लगे और बाकियों का कल्चर इन्फीरियर लगे। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म हमारे पास इथनोसेंट्रिज्म के ऑपोजिट है। ठीक है, कंप्लीटली ऑपोजिट टर्म है। इथनो में हमें अपना कल्चर पसंद है, लेकिन जीनोसेंट्रिज्म में क्या है? इट इज़ अ फिनोमिना हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर एनीथिंग दैट इज़ फॉरेन विच मे इंक्लूड लैंग्वेज, गुड्स, सर्विसेज, बिलीव्स एंड लॉज। यानी आपको अपना कल्चर इन्फीरियर लगने लग जाए और दूसरों का कल्चर जो है वो आपको सुपीरियर लगने लग जाए, तो इसका मतलब है कि किसकी बात हो रही है? ये जीनोसेंट्रिज्म की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर आप लैंग्वेज की एग्जांपल ले लेते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, हम इसको इतना आइडियलाइज़ करने लगे हैं और हम समझते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हो आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो आप इस सोसाइटी में मूव कर सकते हो, आप तरक्की कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको कह देते हैं कि आप इलिटरेट के
कैटेगरी में आते हो, यानी आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको इंग्लिश ना आती हो। बेशक आपको कुछ खास पढ़ा लिखे ना हो, लेकिन आपकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी हो तो आपको लोग पढ़ा लिखा समझेंगे। तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने क्या कर लिया, वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर समझ लिया और अपनी उर्दू लैंग्वेज को इन्फीरियर समझ लिया है। अब जो चीज़ आपकी, आपको उसको ऑन करना चाहिए और इसी में ही आप तरक्की कर सकते हो। जब आप दूसरों के कल्चर को ऑन करना चाहते हो तो आपने तो अपनी चीज़, अपनी पहचान पीछे छोड़ दी। इसी तरह हमारे पाकिस्तानियों ने तो उर्दू को बोलना ही, वो कहते हैं ना, चाहे कुछ उर्दू बोल रहे हो उनको जाहिल समझ रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती है, इंग्लिश में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। हम खुद बच्चों को बचपन से फोर्स कर रहे होते हैं कि भाई आप इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सीखो, भाई ये तो इंग्लिश का ही टाइम है, वो कहते हैं ना ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इंग्लिश को हम क्या कर रहे हैं, उनके कल्चर को सुपीरियर कर रहे हैं और अपने कल्चर को इन्फीरियर कर रहे हैं। इसी तरह की चीज़ें हो गई। हम कोशिश करते हैं कि भाई मेड इन पाकिस्तान जहाँ पे टैग लगा वो चीज़ ना लें। हमें अपने लोगों पे यकीन ही नहीं है कि भाई वो कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं। हम जब भी अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो हम डबल ट्रिपल अमाउंट देने के लिए तैयार हैं, पर वो चीज़ इम्पोर्टेड होनी चाहिए। हमें ट्रस्ट होता है हमारे अंदर कि भाई ये इम्पोर्टेड है, ये अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त होगी, ये ख़राब नहीं होगा, ये लंबे अरसे तक चलने वाला है। आप कॉस्मेटिक की फील्ड को ले लो, आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जब वो इम्पोर्टेड होते हैं तो हम कहते हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। फीमेल्स जो हैं हमारी वो ज़्यादा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने लगती हैं। फिर इसी तरह आप जो टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड वो टूल्स भी हम कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेड हों। हम कहते हैं कि ये थोड़ा लंबा अरसा चलेंगी, काम चलेंगे, मेड इन नहीं है ये, तो वो कहते हैं ना शायद महीना भी ना चले। इसी तरीके से हमारे कुछ बिलीव्स हैं जो हम कहते हैं कि भाई वेस्टर्न्स वालों के अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरीके से उनके कुछ लॉज हैं, हम कहते हैं वहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, वहाँ का जुडिशरी बहुत अच्छा है, वहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छी है। तो हम क्या है, हम वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस हो रहे हैं और हम अपने कल्चर को इन्फीरियर कर रहे हैं। तो जब हम इस किस्म की सोच व विचार में आ जाते हैं या इस किस्म के स्कूल ऑफ थॉट में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम जीनोसेंट्रिज्म में आ गए हैं। हमें अपना कल्चर इन्फीरियर लग रहा है और दूसरों का कल्चर सुपीरियर लग रहा है। इसी तरह इसके इम्पैक्ट्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट हो गए थे उससे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि चलें आप कुछ नई चीज़ सीखने की तरफ जाएंगे, ठीक है, आप न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको अडॉप्ट करोगे, ज़माने के साथ मूव करना सीख जाओगे। और नेगेटिव में यही आएगा कि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा और आप अपने आप को दूसरों के कल्चर के मुताबिक जज करना शुरू कर लोगे। तो ये जीनोसेंट्रिज्म है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टर्म एक यूज़ की जाती है सब कल्चर, ठीक है। सब कल्चर का क्या मतलब है, कल्चर विद इन अ कल्चर इज कॉल्ड सब कल्चर। एक कल्चर के अंदर कोई और कल्चर होना, इसको कहते हैं सब कल्चर। जॉन मैक्यूनिस कहते हैं कल्चर पैटर्न दैट सेट्स अपार्ट सम सेगमेंट्स ऑफ अ सोसाइटी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल मलंग्स, कलाश पीपल एक्स्ट्रा। अच्छा, एक सोसाइटी है वो एक कल्चर को फॉलो कर रही है, मज़ीद उसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो जो हैं कोई और कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो उसको बाकी पॉपुलेशन से सेपरेट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है, सब कल्चर है। मिसाल के तौर पर हमारी सोसाइटी में जो मलंग लोग हैं वो इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसी कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी हमसे डिफरेंट है, तो कुछ और तौर तरीके हैं उनके, तो वो क्या है, सब कल्चर में आ जाती हैं। इसी तरह गिलगित वाली साइड पे जाएँ तो कैलाश के जो लोग होते हैं उनका कल्चर हमारे कल्चर से डिफरेंट है, हालांकि वो हमारे ही वो आप कहते हैं ना कि एक ही डेजिग्नेटेड जियोग्राफिकल एरिया में हमारे साथ रह रहे हैं, बट दे आर फॉलोइंग द अदर कल्चर। तो इसीलिए जो उनका कल्चर है वो सब कल्चर कहलाता है। इसी तरह हमारे पूरे पाकिस्तान का जो कल्चर है, कह सकते हैं वो जो नेशनल चीज़ें हैं वो एक बेसिक कल्चर है। आगे ये कल्चर जब डिवीजन में जाता है, पश्तो कल्चर आ जाता है, पंजाबी कल्चर आ जाता है, सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान, तो ये क्या आ रहे हैं, कल्चर के अंदर मज़ीद छोटे छोटे कल्चर्स हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, सब कल्चर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल में शादियों के तौर तरीके ले लेते हैं।
पठानों की शादियों के जो रवाज हैं वो मुख्तलिफ हैं, पंजाबियों के मुख्तलिफ हैं, कश्मीरियों के डिफरेंट हैं। आप किसी भी सूबे से रिलेटेड लोगों की शादी अटेंड करेंगे तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट। वो जो डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी उनको क्या कहते हैं आसान अल्फाज में? सब कल्चर कहते हैं। लैंग्वेजेस हमारी जो है, अब कल्चर आप अगर देखें तो हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन जो हमारी मज़ीद ज़बानें आ रही हैं, पंजाबी आ रही है, इलाकाई जो ज़बान आ रही है, पश्तो आ रही है, सराइकी आ रही है, इसी तरह सिंधी आ रही है, तो ये हमारी क्या आ रही हैं? ये हमारे सब कल्चर्स हैं। यानी कल्चर के अंदर मज़ीद कल्चर्स होना जो कि अपने फॉलोअर्स को बाकी पॉपुलेशन से सेपरेट कर रहे हों, तो उसको कहते हैं सब कल्चर। काउंटर कल्चर, counter culture, culture pattern that strongly oppose those widely accepted beliefs within a society. For example, red light area in Lahore. कल्चर पैटर्न्स जो हमारी सोसाइटी में सेट होते हैं और वो वाइडली एक्सेप्ट भी किए जा रहे होते हैं, वो बिलीव्स, वो लॉज जिनको पूरी सोसाइटी एज अ नेशन उन रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर कोई ग्रुप उठता है और उसके अगेंस्ट, आप कह सकते हैं ना, उसके अगेंस्ट कुछ करता है, बिल्कुल ऑपोजिट करता है उसके, उसको हम कहते हैं काउंटर कल्चर आ गया। अभी ये ऑलरेडी एक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था, इन्होंने क्या किया है? काउंटर कल्चर ला दिया। हमारे माशरे में जो कल्चर कहता है कि एक लड़के और लड़की का जो फिज़िकल रिलेशन है वो शादी के बेस पर कायम हो सकता है, कि शादी होगी हमारा तो फिर आपका जो फिज़िकल रिलेशन है वो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है और आपका मज़हब भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब आप वही रिलेशन किसी बिना शादी के आप कायम करते हो तो क्या हो गया? आपने जो एक बिलीफ था हमारा शादी पे, उसको क्या किया? अपोज किया, और आपने नेगेटिव तरीका उसको चूज़ किया। वो आपके लिए ठीक है लेकिन वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने क्या किया? काउंटर कल्चर कर दिया। इसी तरह लाहौर में जो रेड लाइट एरिया है उसकी एग्जांपल आपको दी हुई है। तो कल्चर को रिजेक्ट करना या उसके अगेंस्ट नया कल्चर लाना, उसको कहते हैं काउंटर कल्चर। नेक्स्ट टर्म है हमारी मल्टी कल्चरलिज्म। मल्टी कल्चरलिज्म, इट इज़ एन अप्रोच विच स्ट्रेसेस एप्रिशिएशन इक्वालिटी। यानी जब आप मल्टी कल्चरलिज्म कहते हो, कि मल्टी कल्चरलिज्म से क्या मुराद है हमारा? कि एक जगह पे एक से ज़्यादा कल्चर मौजूद हों और उन कल्चर को आप अप्रिशिएट भी करो और उनके बीच में इक्वालिटी भी हो, यानी कोई कल्चर किसी पे सुपीरियर या इन्फीरियर ना हो, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी पहचान रखते हों और हर किसी के पास अपने अपने इक्वल राइट्स हों, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी हो। इसको कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। हमारे मुल्क में कल्चरल डाइवर्सिटी है, हर इलाके के लोगों का अपना कल्चर है और वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और वो अपने कल्चर को ऑन भी कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? मल्टी कल्चरलिज्म है और कल्चरल डाइवर्सिटी है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, इक्वालिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी आ रही है। तो मल्टी कल्चरलिज्म से हमारा ये मुराद है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टर्म है कल्चरल रिलेटिविज़म। कल्चरल रिलेटिविज़म क्या से हमारा क्या मतलब है? इट इज़ एन अप्रोच दैट स्ट्रेसेस द रिलेटिविटी ऑफ कल्चर अराइजिंग आउट ऑफ बिलीव्स दैट कल्चर ऑफ एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन ट्रेट्स, symbols, meanings, patterns that are best suited and can only be understood in the societal context. इसका मतलब है कि कल्चरल रिलेटिविज़म क्या है? ये एक अप्रोच है जिसमें आप के अंदर ये बिलीफ आ जाए, या हम बेहतर वर्ड है कि आपके अंदर ये शऊर आ जाए कि कोई भी कल्चर सुपीरियर नहीं है, कोई भी कल्चर इन्फीरियर नहीं है, हर कल्चर अपनी जगह पे ठीक है। उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं, उनके जो सिंबल्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उनके लिए ठीक हैं और हमारे लिए ठीक हैं। आप जजमेंट ना दो किसी के भी उस पे कल्चर पे, और आप उसको समझ लो सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आप समझ जाओ कि भाई अगर इनका ये रवाज है या इनका ये कल्चर है तो ये इनको सूट कर रहा है, इनके बिलीव्स को, इनके लॉज को, इनके थॉट्स को, ठीक है, इनके दिमाग में जो है
ज़िंदगी गुजारने का तरीका वो इनके लिए यही है, तो वो उनको सूट कर रहा है और आपका जो कल्चर है वो आपको सूट कर रहा है, ठीक है। तो आपको जज बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारा तो बड़ा अच्छा कल्चर है, भाई इनका देखो फो ये कैसा कल्चर है, ठीक है। जब आप अपने अंदर से इस चीज़ को हटा लेते हो तो इसको कहते हैं कि क्या, कल्चरल रिलेटिविज्म। द प्रैक्टिस ऑफ जजिंग अ कल्चर बाय इट्स ऑन स्टैंडर्ड। अगर आपको किसी इलाके में जाना है, उसके कल्चर को देखना है, तो आप उसके कल्चर को देखो, समझो और बस उस इलाके के हिसाब से करो, कंपैरिजन में ना लाओ। मिसाल के तौर पर हमारा कल्चर है कि भाई हम गोश्त खोर हैं, ठीक है, अब हम मीट खाते हैं। इंडिया वाले जो हैं कुछ हद तक कुछ उनके कल्चर में क्या है, मीट नहीं खाते, वो मांस नहीं खाते, तो वो हमसे वो जो नफ़रत करते हैं कि भाई ये तो मांस खाने वाले लोग हैं, ये आदमखोर है, भाई ये क्या करते हैं, भाई गोश्तखोर है, ये जानवरों को इतना जुल्म कर रहे हैं, जानवरों को ज़बह करें, खा रहे हैं, ठीक है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा है कि भाई हलाल चीज़ है, हमें प्रोटीन लेना है, इससे अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया और इजाज़त है इसको खाने की, तो हम क्यों ना खाएं, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा कल्चर है कि हम खाते हैं, ये उनका कल्चर है कि वो नहीं खाते हैं। उनको हमारे कल्चर पे बात करने की इजाज़त नहीं है, हमें उनके कल्चर पे बात करने की इजाज़त नहीं है। हमें उनके बिलीव्स और मॉरल एथिक्स को देखना चाहिए कि उनके मुताबिक उनके लिए ये चीज़ ठीक है, हमारे लिए ये चीज़ ठीक है। हम उनको उनके कल्चर को जज करें और अपनों को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जज करें। इसी तरीके से हम चाइनीज़ लोगों से बहुत नफरत करते हैं कि उफ उफ कीड़े खाते हैं ये लोग, तो ये लोग स्नैक्स खा रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, कैसे इंसान हैं। वो लोग खा रहे हैं, उनका कल्चर है, उनको अच्छा लगता है, खाने दो। आपको तो नहीं कह रहे ना कि आप भी खाओ, तो जियो और जीने दो वाली बात है। हर बंदे का कल्चर है, उनके मुताबिक हर एक चीज़ ठीक है, वो अपने कल्चर को करें। आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो आप उनको डिसहार्ट भी ना करो या उनके बारे में बात भी ना करो, ठीक है। समझो कि हर जो कल्चर है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, कोई सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप कल्चरल रिलेटिविज्म कर रहे हो, ठीक है। ये है कल्चरल रिलेटिविज्म। हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर, आपने वर्ड सुना होगा भाई, हाई कल्चर है इस इलाके का, ये पॉपुलर कल्चर है, इसका मतलब क्या है। हाई कल्चर से मुराद है जो हमारी किसी भी आप सोसाइटी में देख लो, एलीट क्लास होती है, फिर मिडिल क्लास होती है, फिर लोअर क्लास होती है। जब कोई कल्चर एलीट क्लास जो है फॉलो कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं ये हाई कल्चर है। मिसाल के तौर पर उनकी ड्रेसिंग को उठा के देख लें, वो लोअर क्लास वालों के मुताबिक बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है, मिडिल क्लास वालों से भी डिफरेंट होती है। उनका खाना पीना, उनकी पसंद डिफरेंट होती है। तो हम क्या कहते हैं, यार ये हमारा कल्चर नहीं, ये तो अमीरों का कल्चर है, तो अमीर लोगों की चीज़ है, या बड़े लोगों का, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना कि भाई ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, हमारे कहाँ। तो वो जो बातें जो बड़े लोग या अमीर लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो वो क्या है, हाई कल्चर है। मिसाल के तौर पर डिफेंस हो गया, अब डिफेंस में लोअर क्लास वाले तो घर नहीं रह ले सकते ना, एलीट क्लास वाले रहना पसंद करते हैं। डीएचए हो गया, ये क्लब्स वगैरह में जाते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। तो ये जितने भी तौर तरीके हैं ये क्या है, अमीर लोगों के हैं। तो जो चीज़ें एलीट क्लास फॉलो कर रही होती है वो हाई कल्चर है। पॉपुलर कल्चर वो कल्चर होता है जो कि फेमस हो और वाइड स्प्रेड हो, यानी ज़्यादा मशहूर हो वो चीज़ और ज़्यादा लोग उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो हम कहते हैं क्या है, ये पॉपुलर कल्चर है। मिसाल के पंजाबी सॉन्ग हैं, सबको पसंद है, पठान भी सुन रहे हैं और पश्तो स्पीकिंग वाले भी सुन रहे हैं, आपके कश्मीरियों को भी पसंद आ रहा है, इस हिसाब से आपके पंजाबियों को भी पसंद आ रहा है पंजाबी सॉन्ग्स, पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं, इंडियंस भी सुन रहे हैं, यूरोपियंस भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक फेमस कल्चर है और आपका वाइड स्प्रेड है, तो ये क्या हो गया, ये पॉपुलर कल्चर हो गया। अब जीन्स है, हर सोसाइटी का, ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में जीन्स पहनी जाती है। चाहे वो कल्चर कोई भी फॉलो कर रहे हो, वो जीन्स को अपने पहनावे में ऐड करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास पॉपुलर कल्चर है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल एंड रियल कल्चर। आइडियल का मतलब है एक्सेप्टेड बिलीव्स, रियल क्या है, रियलिटी को शो करिए। तो आइडियल कल्चर उस कल्चर को या उन वैल्यूज़ या नॉर्म्स को रेफ़र करती है जो कोई भी सोसाइटी जो है उसको मानती हो और चाहती हो कि हमारे उसमें सोसाइटी में ये चीज़ ऐड ऑन हो जाए। मतलब किसी और के कल्चर में वो चीज़ हो सकती है, उसको आइडियलाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे लोग
वेस्टर्न सोसाइटी को बहुत आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि यार वहाँ का निज़ाम बड़ा अच्छा है। कोई भी यूरोप से हमारा बंदा आ रहा हो या आया हो तो वो उसकी बातें चले, यार बाहर का निज़ाम बहुत अच्छा है, उनकी पुलिस बहुत अच्छी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उनकी सफाई बहुत अच्छी है, वो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके अंदर इंसानियत है, वो जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो इंसानों का बड़ा ख्याल रखते हैं, ठीक है। और उनका जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको इंसाफ वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ की मेडिकल सहूलियात बड़ी अच्छी हैं। ये सब बातें जो कर रहे होते हैं तो वो क्या करें, वो उनके कल्चर को आइडियलाइज़ करें और वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ उनके कल्चर में भी आ जाए। तो इसको कहते हैं कि आइडियल कल्चर, ठीक है। रियल कल्चर क्या होता है? रियल कल्चर वो वैल्यूज़ और नॉर्म्स और बिहेवियर हैं जो ऑलरेडी आपकी सोसाइटी में हैं, ठीक है। आपकी सोसाइटी का जुडिशरी सिस्टम जैसा है वो रियलिटी है, ठीक है। आप चाहते किस तरह हो वेस्टर्न वाले को सपोज करके, आइडियलाइज करके, तो वो आपका आइडियल कल्चर बन गया। रियलिटी वो है जो आपकी सोसाइटी जिस चीज़ को फॉलो कर रही होती है। तो आइडियल एंड रियल कल्चर में फ़र्क ये कि आइडियल वो चीज़ है जो आप आइडियलाइज कर रहे हो और वो बिलीव्स आपको अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो कि वो हमारे अंदर आएँ। और रियल कल्चर वो है जो उस सोसाइटी में उस टाइम वो कल्चर्स फॉलो किए जा रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कल्चरल लैग। Cultural lag is a term to describe what happens in a social system when the cultural ideas used to regulate social life does not keep pace with other social changes. This concept is given by W.F. Orban. ये concept W.F. Orban ने दिया था। Cultural lag एक term है जिसको describe किया जाता है ये बताने के लिए कि एक किसी भी social system में क्या होता है जब कुछ कल्चरल आइडियाज़ जो हैं वो आप कह सकते हैं मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते कुछ सोशल चेंजेस के साथ। मतलब सोशल चेंजेस आपकी सोसाइटी में हो रही हैं और कुछ जो कल्चरल आइडियाज़ जो आप फॉलो करें वो उन चेंजेस के साथ पेस नहीं रख पाती हैं। मिसाल के तौर पर इसको आप इस तरीके से समझ लें, कल्चर होता है दो टाइप का, एक मटेरियल कल्चर है, एक नॉन मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर में हमारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, वेपन्स आ गए, ठीक है। नॉन मटेरियल में हमारे ट्रेडिशंस आ गए, कस्टम्स आ गए, हमारे थॉट्स आ गए, ठीक है, हमारी लैंग्वेजेस आ गई। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं टेक्नोलॉजी की मटेरियल कल्चर में, ठीक है, और नॉन मटेरियल कल्चर में हम ट्रेडिशन की ले लेते हैं। अब देखते हो कि अब टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जो आपकी ट्रेडिशंस हैं वो कभी भी सालों में नहीं बदलती, दिनों में, महीनों में नहीं बदलती। आपके जो रवाज हैं, रस्म रवाज हैं, वो बहुत लंबे अरसे में डेवलप होते हैं और वो लंबे अरसे तक चलते हैं। हमारे आप कहते हैं ना जद्दी पुश्ती जो रवाज होते हैं जो साल नस्ल दर नस्ल चलते हुए आ रहे थे, हम उसको फॉलो करते, उसमें चेंजेस इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से नहीं आ सकती हैं मुकाबलतन जितना टेक्नोलॉजी में। आज एक फ़ोन निकला है, हो सकता है 2 महीने बाद उसका नया मॉडल आ जाए। अभी आपको पिछले की समझ नहीं आई होगी, उन्होंने नया मॉडल ला दिया होगा, ठीक है। इसी तरीके से टैबलेट्स को देख लें, इंटरनेट को देख लें, दिन ब दिन हर एक चीज़ एडवांस हो रही है, ठीक है। तो क्या हमारे रस्म रवाज भी इतनी तेज़ी से साथ चेंज हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रहे। तो ये जो गैप आता है इसको हम कहते हैं क्या है, ये कल्चरल लैग आ रहा है। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है, कल्चरल लैग आ रहा है। जब यानी जो सिस्टम में चेंजेस आ रहे हों उसके साथ हमारे जो कल्चरल आइडियाज़ हैं सोशल चेंज के साथ वो कहते हैं ना स्टेप टू स्टेप ये पैरेलल ना चल सके, तो इस चीज़ को समझाने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हम कहते हैं कल्चरल लैग आ गया, यानी टेक्नोलॉजी लैग आ रहा है या ट्रेडिशनल लैग आ रहा है, ये वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कल्चरल लैग का ये मतलब है। तो ये कुछ टर्म थे जो हमारे कल्चर से रिलेटेड यूज़ होते हैं। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फॉलो करते हैं कल्चर के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और आप सोशियोलॉजी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते रहिएगा, हमारे साथ बनिए रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।